Hello guys, welcome all of you to lecture number 2 of chapter 7 alternate current। और इस बहुत ही सुंदर ये चैप्टर है और इसकी बहुत सुंदर सुंदर बातें हम जान रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल बताई एसी पर जो 0 है, उसके बाद एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल बताई है आपको जो 2i0 अपॉन में पाई है। आरएमएस वैल्यू बताई है आपको जो i0 अपॉन में √2 है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स है। और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें इस चैप्टर में आने वाली है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर की है वहां तक हम पहुंच जाएंगे और बड़े सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। भाई पहले आप पढ़कर आए, मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर में ईएमएफ को E0 sin ओमेगा t लिखा जा सकता है, जिसमें E इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, E0 पीक वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसे 2π/t लिख सकते हैं और 2π न्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है और फ्रीक्वेंसी है यहां पर न्यू, इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू ईएमएफ की पीक वैल्यू अपॉन √2, आरएमएस वैल्यू करंट की पीक वैल्यू करंट अपॉन में √2, ओम्स लॉ इंस्टेंटेनियस आई के लिए लगा रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस ई अपॉन में आर, पीक वैल्यू ऑफ i0 के लिए लगा रहे हैं करंट की तो E0 अपॉन आर, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए लगा रहे हैं तो ई आरएमएस अपॉन में आर। इस तरह से लिख सकते हैं इन सारी चीजों को और इन्हीं सारी बातों के साथ 2-3 न्यूमेरिकल्स देखते हैं इन फॉर्मूलों पर जो ये आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं। उसके बाद आज की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स तक मैं आपको ले चलूंगा, मैं आपको बताऊंगा आज की बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स में। और सभी बच्चों को मैं बता दूं, आपको ये कहा गया कि द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस में, अगर आपको ये कहा जाए द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड। मान लीजिए बाहर आपके मीटर में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा हुआ था। इस तरह से मान लीजिए आपके मीटर में बाहर जो बिजली का मीटर बाहर लगा हुआ है, मेन है वो आपका, और उस मेन मीटर पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। राइट द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में, राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एसी मतलब अल्टरनेट करंट की, आपको करंट की इक्वेशन लिखनी है, आपको ईएमएफ की इक्वेशन लिखनी है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। करंट तो तब पता चलेगा जब सर्किट में रेजिस्टेंस गिवन होता और वो फिलहाल नहीं गिवन था भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए और आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखने के लिए कहा जाए तो आप इंस्टेंटेनियस कैसे लिखकर बताएंगे? जब आप आंसर की बात करेंगे, सबसे पहली बात भाई गिवन क्या क्या है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी आपको ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिक मेंस पर ये चीजें लिखी हुई हैं तो भाई इसमें जो वोल्टेज गिवन है ना, वोल्ट में 220 वोल्ट जो गिवन है वो हमेशा वोल्टेज की मतलब ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू गिवन है। 220 वोल्ट क्या गिवन है? आरएमएस वैल्यू गिवन है वोल्टेज की। और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है हमारे इस अल्टरनेट करंट की, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है हमारे इस अल्टरनेट करंट की। और इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए, कहने का मतलब ये इक्वेशन बनानी है आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन बनाने के लिए E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t का यूज करना पड़ेगा। E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या चाहिए? E0 की वैल्यू चाहिए और ओमेगा की वैल्यू चाहिए। कंपेयर करिए, E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t अल्टरनेट ईएमएफ को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, t यहां पर टाइम है और E ईएमएफ की वैल्यू है किसी t टाइम पर, तो E0 यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है। आपके पास फॉर्मूला आया था E RMS बराबर है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, यानी पीक वैल्यू E0 लिखी जा सकती है ये RMS से। RMS वैल्यू क्वेश्चन में ही 220 गिवन है भाई,
220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, तो 220 रूट 2 वोल्ट में ये पीक वैल्यू बन गई है इसकी, ये पीक वैल्यू गिवन है यहाँ पर। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी लिखा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, यहां पुट करूंगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड भाई, 100 पाई रेडियन पर सेकंड भाई, ओमेगा की यूनिट्स रेडियन पर सेकंड होती है और रेडियन पर सेकंड में ये ओमेगा आ जाएगी। ओमेगा पता चल गया आपको ई नॉट पता चल गया है। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट की जगह क्या पुट कर दीजिए 220 रूट 2 पुट कर दीजिए, उसके बाद साइन लिख लीजिए, ओमेगा की जगह 100 पाई लिख दीजिए और टाइम तो t रहेगा भाई। ये इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की, मतलब ये इक्वेशन बनानी थी आपको इस क्वेश्चन में। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई कितना होगा भाई 220 रूट 2 आरएम पीक वैल्यू है, साइन ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है और टी यहाँ पर टाइम है। इस तरह की एक इक्वेशन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी थी, जिससे आप ये बता सकते हैं कि अगर क्या रिलेशन है सब कुछ भाई, किसी टी टाइम पर कितनी वैल्यू होगी वोल्टेज की, ये बताने के लिए इस इक्वेशन का यूज किया जा सकता है। और क्वेश्चन में कहा गया था कि एक एसी सोर्स है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, तो 220 वोल्ट क्या गिवन है आपको, वो आरएमएस वैल्यू गिवन है हमेशा। जब तक ये स्पेसिफाई ना किया जाए कि पीक वैल्यू है या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, सिंपल कहा जाए कि वोल्टेज इतनी है, तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू गिवन है। कहा जाए सर्किट में करंट 5 एंपियर है, तो वो करंट की आरएमएस वैल्यू गिवन है हमेशा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है, जो उतनी ही हीट सर्किट में प्रोड्यूस करेगी जैसी अल्टरनेट करंट ने जितनी प्रोड्यूस करी होगी उतने ही टाइम में सेम रेजिस्टेंस के अंदर में। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया जाए कि भाई एक अल्टरनेट करंट है, आपको ये कहा जाए एक अल्टरनेट करंट है और अल्टरनेट करंट को 100 साइन 300 t की फॉर्म में लिख दिया गया है। क्वेश्चन कहा गया कि भाई सर्किट में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, एक सर्किट में अल्टरनेट ईएमएफ लगा हुआ है और वो अल्टरनेट ईएमएफ इस इक्वेशन से डिफाइन किया जा सकता है। किसी t टाइम पर क्या वैल्यू होगी, ये e की टर्म्स में, ये 100 यहाँ पर पीक वैल्यू है, 300 यहाँ पर क्या है। आपसे क्या बातें पूछी गई मैं बताता हूँ। क्या आपको कहा गया नंबर 1 फाइंड करिए, नंबर 1 पीक वैल्यू फाइंड आउट करिए। नंबर 1 कहा गया आपसे पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ फाइंड आउट करिए, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ईएमएफ की पीक वैल्यू बताइए। दूसरी बार आपसे पूछा गया आरएमएस वैल्यू बताइए, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ बताइए, ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू बताइए। और तीसरी बार आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, इस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी आपको कह दिया गया है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 होती है ना, सिर्फ 3 यूज कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन खुद कह रहा है ऐसा, पाई की वैल्यू 3 यूज कर लेना और रूट 2 की वैल्यू को आपको पता है 1.414 होती है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में कह दिया इतनी यूज कर लीजिए 1.4। तो ये बातें क्वेश्चन ने कही है कि आप इन चीजों को यूज कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर बता दीजिए। और आंसर बताना है हमें गिवन है कुछ चीजें, हमें ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद कि भाई जनरल फॉर्म होती क्या है, जनरल फॉर्म होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ की इक्वेशन लिखी जा सकती है और इसमें कुछ इस तरह से कंपेयर कर लीजिए ना दोनों को बस। तो दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो पीक वैल्यू भाई ये E नॉट यहाँ पर पीक वैल्यू होती है और ये यहाँ पर 100 है। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि भाई ईएमएफ की जो वैल्यू है, पीक वैल्यू जो गिवन है, ये पीक वैल्यू पूछ रहा है, E नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, 100 वोल्ट इसका ईएमएफ लिखा जा सकता है, पीक वैल्यू लिखी जा सकती है, मैक्सिमम वोल्टेज लिखी जा सकती है। ये अल्टरनेट करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज होते हुए ये मैक्सिमम यानी 100 वोल्ट हो जाएगा,
फिर डिक्रीज होकर 0, फिर अपोजिट में 100 हो जाएगा और फिर 0। तो 100 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी पीक वैल्यू है। और उसके बाद भाई आरएमएस वैल्यू पूछी गई है आपसे, आरएमएस वैल्यू बतानी है आपको भाई। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू तो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 लिखी जा सकती है। पीक वैल्यू 100 वोल्ट आई है अभी अभी, √2 की वैल्यू 1.4 यूज कर लेते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा हमें क्वेश्चन ने कहा है। और इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका वोल्ट में एक आंसर आएगा। आप इसे सोल्व करिएगा, मैं यहां इसे इसी टर्म्स में रख दूंगा कि आरएमएस वैल्यू पूछी गई है आपसे, और आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप √2 का यूज करेंगे, क्योंकि आरएमएस वैल्यू होती है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। और पीक वैल्यू कंपेयर करने से यहां पर कितनी आई है, 100 आई है, और डिवाइड करने पर आपका एक आंसर यहां पर आएगा। और तीसरी बात भाई, तीसरी बात जो आपसे पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। सभी ध्यान दें इस बात पर, ये साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो ओमेगा टी के बराबर है। जो साइन के अंदर लिखा हुआ है वो ओमेगा टी, जितना भी जो कुछ भी साइन के अंदर लिखा हुआ है वो सारा ओमेगा टी के इक्वल है। वहां ऊपर साइन के अंदर, यहां साइन के अंदर ओमेगा टी होता है, जनरल इक्वेशन जो होती है, और वहां उसमें 300 टी गिवन है। टाइम से टाइम कैंसिल, यानी पहली बात ओमेगा 300 आ गई। अगर ओमेगा ही आंसर देना होता तो 300 के पीछे रेडियन पर सेकंड लगा देते आप, तो ओमेगा का आंसर आ जाता आपका, ओमेगा का आंसर आ जाता आपका। अगर हमें सिर्फ ओमेगा बताना होता तो मैं इस तरह से कंपेयर कर लिख देता, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है ओमेगा 300 रेडियन पर सेकंड, मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है, और भाई 300 के बराबर है ये ओमेगा 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी 300 अपॉन में 2 पाई है। फिलहाल क्वेश्चन ने मुझे ये कहा है कि आप पाई की वैल्यू 3 यूज कर लीजिए, तो भाई ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और भाई 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आई। इस ऑल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी इस वक्त कितनी थी, 50 हर्ट्ज थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जोड़े जा सकते हैं आपके सामने, इस तरह के क्वेश्चन रिलेट किए जा सकते हैं आपसे, जिसमें आपको पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पूछी जा सकती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमें कहा जाए इंस्टेंटेनियस करंट गिवन है भाई, मान लीजिए हमें कह दिया जाए कि इंस्टेंटेनियस एसी करंट, भाई ऑल्टरनेट करंट है, और आपको तो पता है ऑल्टरनेट करंट तो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, तभी तो ऑल्टरनेट कहला रहा है। और ऑल्टरनेट करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू बराबर है 10 कोस, और यहां पर 10 कोस 100 टी गिवन है इस तरह से भाई। और ये मैं सोच रहा भाई सिर्फ साइन की टर्म्स में ही लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट मतलब जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अगर मैं साइन की टर्म्स में लिख रहा हूं तो टाइम 0 पर सब कुछ 0, साइन 0 पे 0 यानी करंट 0 था। तो साइन की टर्म्स में लिख रहा हूं, अगर मैं साइन की टर्म्स में लिख रहा हूं करंट को, साइन की टर्म्स में करंट को लिख रहा हूं, मतलब टाइम 0 पर करंट कितना था, 0। और अगर मैं कोस की टर्म्स में लिख देता हूं, अगर मैं कोस की टर्म्स में लिख देता हूं, तो इसका मतलब है कि टाइम 0 पर करंट मैक्सिमम था, फिर घटने लगेगा। तो साइन और कोस दोनों का यूज किया जा सकता है ऑल्टरनेट करंट को लिखने के लिए। आपने 11वीं क्लास के वेव और ऑसिलेशंस चैप्टर में ऐसा पढ़ा होगा, दोनों का यूज किया जा सकता है। तो I इज इक्वल टू 10 cos 100t, इस तरह से ये इक्वेशन गिवन है। इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आपको गिवन है, और आपसे फिर से कुछ बातें पूछी गई हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आप इसकी पीक वैल्यू बताइए, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट बताइएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की पीक वैल्यू बताइएगा कितनी है। और दूसरी बात आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ ली गई है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछी गई है, करंट की आरएमएस वैल्यू का जवाब बताइए। और मान लीजिए आपसे कहा जाए, मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि फाइंड करंट, करंट की वैल्यू बताइए कितनी होगी, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू
1/600 सेकंड भाई। जब टाइम 1/600 सेकंड है, एक सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा कंसीडर किया भाई, एक सेकंड में तो बहुत बार अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है करंट भाई, तो बहुत फास्ट है ये। फ्रीक्वेंसी 50 60 ऐसे फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे इंडिया में जो अल्टरनेट करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है भाई। इस तरह से तो अगर ये कहा जाए इस तरह की बातें आपको, और आप कैसे फाइंड आउट कर कर बताएंगे ये बात। नंबर एक बात भाई, मैंने फिर कहा कंपेयर करना चाहिए आपको। I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, या अभी कोस है तो कोस में, यहाँ साइन है तो साइन की टर्म्स में लिखिए, यहाँ कोस है तो कोस की टर्म्स में लिखिए कंपेयर करने के लिए। I इज इक्वल टू I नॉट कोस ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस करंट की ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, और इससे कंपेयर कर लीजिए कि भाई I नॉट इज इक्वल टू 10 है भाई। फर्स्ट पार्ट का जवाब भाई पीक वैल्यू पूछी है, तो पीक वैल्यू I नॉट तो 10 एंपियर होगी भाई यहाँ पर, क्योंकि कंपेयर करने पर ये 10 I नॉट के इक्वल है और 10 एंपियर इसकी पीक वैल्यू है इस वक्त भाई। और सेकंड पार्ट में बात करी जाए भाई इस तरह से, आरएमएस वैल्यू करंट की पूछी है। आपको तो पता है भाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की क्या लिखी जा सकती है, पीक वैल्यू को √2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। हेंस आरएमएस वैल्यू बराबर 10 बटे में √2 लिखा जा सकता है। वैसे आप चाहें तो आपको पता है ना, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से नीचे, ऊपर 10 √2 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। और ऐसा है तो 10 इंटू में √2 की वैल्यू 1.414 है, अपॉन में 2 है, और भाई 10 इंटू में इसको डिवाइड करो 0.707, सीधा भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता था। कल मैंने आपको सारी बातें लिखवाई दी। I नॉट अपॉन √2 भी लिख सकते हैं आप, और आप चाहते थे जैसे 0.707 टाइम्स I नॉट भी लिख सकते थे। हेंस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 7.07 एंपियर। ये कैसी वैल्यू आ गई है भाई, आरएमएस वैल्यू आ गई है। ये कैसी वैल्यू आ गई आपके सामने, आरएमएस वैल्यू आ गई है। और अब आपसे पूछा है कि भाई करंट की वैल्यू बताइए कितनी होगी। पीक वैल्यू मतलब करंट सर्किट में मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो पीक वैल्यू 10 एंपियर, मैक्सिमम 10 एंपियर हो सकता है ये करंट में। आरएमएस वैल्यू मतलब जो एसी एमीटर या एसी करंट की बात करें तो एसी एमीटर जो रीडिंग दिखाएगा, एसी एमीटर क्या रीडिंग शो करेगा आपको, वो ये आरएमएस वैल्यू होती है, एक एवरेज वैल्यू एक तरह की, क्योंकि एसी चेंज होता रहता है। तो मैंने एक एवरेज फाइंड आउट करी है। एक एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल पर 0 है, एक एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पर आई थी हमारी 2I नॉट अपॉन पाई, और एवरेज वैल्यू है ये भी एक तरह की, लेकिन इसे आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में कहा जाएगा। तो ये एवरेज वैल्यू एसी एमीटर रीड करता है और उसकी वैल्यू आई। और अब करंट तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू है उसकी, करंट की चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेट है इस तरह से। ऑल्टरनेट करंट है तो 1/600 टाइम पर, जब टाइम की वैल्यू इतनी होगी तो करंट की वैल्यू कितनी होगी भाई। तो आपको करंट I इज इक्वल टू गिवन है 10 cos और 100 इंटू में क्या गिवन था भाई, t गिवन था। 100 क्या गिवन था, t गिवन था। तो भाई I करंट कितना होगा, 10 cos 100, टाइम की जगह 1/600 लग दीजिए भाई यहाँ पर। I इज इक्वल टू 10 cos, भाई 2 0 से 2 0 कटेगी, और 100 पाई था भाई सर, 100 पाई रहा होगा भाई। दोबारा से करिएगा, इक्वेशन को करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा एक बार। जो इक्वेशन गिवन थी वो I इज इक्वल टू 10 गिवन है यहाँ पर आपको, I इज इक्वल टू 10 cos 100 के साथ पाई भी था भाई इस तरह से। तो ये एक बार करेक्ट कर लीजिएगा कि I इज इक्वल टू 10 था, cos था, 100 है, 100 के साथ पाई भी रहा होगा। ये क्वेश्चन था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था, पाई गलती से रह गया वहां पर, और इनटू में t टाइम है यहाँ पर। तो I इज इक्वल टू 10 cos 100 पाई t गिवन था। एक बार हमें कहा गया कि आप पीक वैल्यू बताइए, तो भाई I नॉट इज इक्वल टू 10 कंपेयर कर दिया, आरएमएस वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर दी, और अब t की वैल्यू जब 1/600 होगी उस टाइम पर हमसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पर करंट कितना होगा। तो भाई 100 तो 100 था, और मैं आपको बता दूं यहाँ 100 के साथ पाई भी है भाई, और 100 पाई थी, तो 100 पाई है, और यहाँ पर क्या था भाई आपके पास t टाइम की जगह आप 1/600 पुट कर रहे हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो पाई बाई 6 आपके पास बचेगा।
tan तो tan है भाई, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और cos की वैल्यू 30 डिग्री पर होती है √3/2 भाई, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 5√3 एम्पियर करंट है उस वक्त भाई। जिस टाइम पर आप पूछ रहे हो 1/600 सेकंड पर, तो वो टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए, और भाई 20 से 20 कट गई, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री पर cos की वैल्यू √3/2 होती है, 60 पर 1/2 होती है, sin की वैल्यू 60 पर √3/2 होती है, sin की वैल्यू 30 पर 1/2 होती है। तो ये करंट आ गया, आप √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.731, तो एक एग्जैक्ट आंसर भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस करंट, आरएमएस ईएमएफ, आरएमएस करंट, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू या फ्रीक्वेंसी या इस तरह की टर्म्स आप इन इक्वेशंस से आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। बस जरूरत है तो क्या करने की, कंपेयर करने की, जरूरत है तो क्या करने की, कंपेयर करने की। तो ये हमने अल्टरनेट करंट के बारे में जान लिया। अल्टरनेट करंट है, उसकी एक आरएमएस वैल्यू है, जिसे एमीटर वोल्टमीटर पढ़ना चाहेंगे वो आपको एमीटर और वोल्टमीटर आरएमएस वैल्यू रीड कर कर दिखाएंगे आपको, और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। इस तरह से ये सारी बातें अल्टरनेट करंट के बारे में आपने जान ली, एवरेज के बारे में, इंस्टेंटेनियस के बारे में, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में। अब आप क्या करेंगे भाई, सर्किट में अलग अलग सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। मतलब एक बार सर्किट में अल्टरनेट करंट को एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब एक अल्टरनेट सोर्स है उसे एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दूं, एक इंडक्टर मतलब सोलिनॉइड के अक्रॉस कनेक्ट कर दूं, और मतलब एक बार कैपेसिटर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, आज की टर्म आपको समझ में आ गई तो अगले लेक्चर के 3 डेरिवेशंस बल्कि 4 डेरिवेशंस आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगे, और इस चैप्टर से एलसीआर का क्वेश्चन 101% आने वाला है। तो सबसे पहली बात भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिएगा हम बात करने वाले हैं कुछ टर्म्स की, और उसमें सबसे पहला नाम आता है भाई रेजिस्टेंस का। भाई सबसे पहला नाम किसका आता है, रेजिस्टेंस का आता है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसका होता है भाई, मैं ये दोबारा क्यों बता रहा हूं, ये तो आप 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये सारी बातें आप पढ़कर आए हैं भाई। रेजिस्टेंस क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास एक वायर है या आपके पास कोई रेजिस्टेंस है R, तो ये एक डिवाइस था रजिस्टर में। तो रजिस्टर क्या होता है भाई, ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, अपोजिशन ऑफर करता है, किसको, करंट को। अपोजिशन ऑफर करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, और करंट को अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। जितनी अपोजिशन ऑफर करेगा, करंट को अपोज करने की एबिलिटी ही क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। करंट को अपोज करने की, करंट को अपोज करने की एबिलिटी ही क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। तो कोई डिवाइस है, रजिस्टर नाम होता है उसका, एक रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। ये रजिस्टर कौन हो सकता था, एक वायर हो सकती है भाई, एक कंडक्टर हो सकता है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करने की एबिलिटी है, करंट को अपोज करने की एबिलिटी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब यहां पर आपने एसी करंट लगाया है या डीसी करंट लगाया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, तो आप यहां अल्टरनेट करंट लगाइए, या आप यहां पर डीसी करंट लगाइए, या उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करिए, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इससे अगली टर्म जो मैं कंसीडर करूंगा उस पर आप सारी बातें समझ जाएंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस क्या है, फिलहाल रेजिस्टेंस क्या है, द एबिलिटी में, द ability of a resistance, the ability of a resistor, the ability of a resistor to oppose, the ability of a resistor to oppose the AC current, oppose the AC current। मैं AC करंट की बात करूंगा ना, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ। बट फिलहाल AC में रेजिस्टेंस की जब बात कर रहा हूँ तो AC DC कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों के लिए सेम बात है। The ability of a resistor to oppose the AC current या DC current is called resistance, is called resistance।
तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट को अपोज करने की एबिलिटी को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट कोई आपसे पूछेगा तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट कोई आपसे पूछेगा तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, ये ओम का सिंबल होता है। और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल आर होता है। वैसे रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है इस वायर का तो ये रेजिस्टेंस 5 ओम ही रहेगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने यहाँ एसी सोर्स लगाया है या डीसी। आप इस एसी सोर्स को हटाकर बैटरी लगा देंगे तो भी ये रेजिस्टेंस अगर 5 ओम था तो 5 ही रहेगा। तो आर जो होता है, R is independent of source के इंडिपेंडेंट है भाई, whether it is AC और DC, whether it is AC और DC। ये एक इंपॉर्टेंट बात, रेजिस्टेंस AC और DC सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, जो इसकी वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है तो इस AC सोर्स को हटाकर बैटरी लगा दूं, यहाँ पर DC लगा दूं तो भी रेजिस्टेंस 5 ओम रहेगा। और यहाँ जो आपने AC सोर्स लगाया है वो EMF कितना है, E is equal to E naught sin ओमेगा t या E is equal to E naught cos ओमेगा t लिख सकता हूं, जिसमें ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और उसे 2 पाई न्यू लिखा जा सकता है। और न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। रेजिस्टेंस मतलब एबिलिटी है करंट को अपोज करने की, आर से मैं डिनोट करता हूँ, एसआई यूनिट ओम होती है। सोर्स आपने एसी लगाया है या डीसी लगाया है इस बात पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी। और ये जो एसी सोर्स आपने लगाया है इस एसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितना एंगल कवर किया 1 सेकंड में। और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने रोटेशन लगा रही है कोयल 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रही है, वही अल्टरनेट करंट की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर भी रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ पेपर में पूछा जाएगा रेजिस्टेंस की इसी डेफिनेशन के साथ, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पर और रेजिस्टेंस या y एक्सिस पर रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू है और वो कांस्टेंट है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ frequency, resistance is independent of frequency, resistance is independent of frequency of AC। अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है इस बात पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है आप पहले से जानते हैं, मैंने ये बताया है कि वो एसी और डीसी पे डिपेंड नहीं करता, वो एसी की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किसी वायर का, किसी कंडक्टर का या कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है 5 ओम, 10, 15, 20, 100 इनफाइनाइट कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड नहीं करता है एसी पर, डीसी पर या एसी की फ्रीक्वेंसी पर। इतनी बात आपको क्लियर रहे। रेजिस्टेंस मतलब करंट को कितना अपोज कर सकता है एक कंडक्टर, कोई भी मटेरियल, कोई भी एक वायर का टुकड़ा कितना करंट को अपोज कर सकता है, ये उसके रेजिस्टेंस से पता चलता है और वो वैल्यू फिक्स है, इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर रही एसी, डीसी और फ्रीक्वेंसी पर। फिर दूसरी बात क्या आई भाई, अब ये तो रेजिस्टेंस की बात थी, अब मैं बात करूंगा रिएक्टेंस की भाई। अब मैं बात करूंगा रिएक्टेंस की, और दो तरह के रिएक्टेंस होते हैं। मैं बात करूंगा भाई अब रिएक्टेंस की, और दो तरह के रिएक्टेंस होते हैं भाई। दो तरह के रिएक्टेंस होते हैं, एक का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, बहुत बेहतरीन फिनोमेनन है देखिएगा। एक का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस किसकी अपोजिशन थी, रजिस्टर की। रेजिस्टेंस किसकी अपोजिशन थी, रजिस्टर की। और रिएक्टेंस किसकी अपोजिशन है,
इंडक्टर और कैपेसिटर की। इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एक तो, और एक होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस भाई, एक होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस भाई। तो एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस भाई। और क्या मतलब है इसका भाई, अगर एक इंडक्टर, मैंने पिछले चैप्टर में नाम लिया था आपके सामने, ये एक सोलिनॉइड है, ये एक सोलिनॉइड है और इसको इंडक्टर नाम दिया है मैंने। ये सोलिनॉइड है, मैंने इसे इंडक्टर नाम दिया है। इंडक्टर इसका नाम क्यों रखा है भाई मैंने, क्योंकि ये इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है? सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेनन को याद करिए। अगर इसके अंदर से करंट चेंज होगा, अगर इसके अंदर से करंट चेंज होगा, अगर इसके अंदर से करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी और ये अपने ही अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये उसे डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस करेगा, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसे इंक्रीज करने के लिए इंड्यूस करेगा। तो ये तो अपोज कर रहा है ना करंट के फ्लो को। अगर सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होना चाहता होगा तो उसे इंक्रीज होने से रोकेगा, डिक्रीज होना चाहता होगा तो उसे डिक्रीज होने से रोकेगा, डायरेक्शन पलटना चाहेगा तो उसको डायरेक्शन पलटने से रोकेगा। यानी ये इंडक्टर जो लगाया है आपने, ये इंडक्टर जो है, ये इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर एक एसी सोर्स लगाया है और एसी सोर्स तो मैग्नीट्यूड में कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, फ्लक्स कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, ये कॉन्टिन्यूअसली अपने अंदर सेल्फ इंडक्शन करेगा और एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा अपने अंदर ये। और ये लेंज लॉ कहता है करंट जो करना चाहेगा उससे उल्टा करेगा। करंट सर्किट में इंक्रीज होना चाहेगा तो ये जो इंड्यूस करेगा वो उसे डिक्रीज, उल्टा कर रहा है, अपोज कर रहा है करंट को। तो जितनी अपोजिशन ये ऑफर कर सकता है, जैसे रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट कम आएगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा आएगा। तो करंट कितना फ्लो कर सकता है, कितना करंट को अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऐसे ही एक इंडक्टर भी एसी करंट को अपोज कर सकता है। रेजिस्टेंस एसी को डीसी को दोनों को अपोज करता है, दोनों में उसका रेजिस्टेंस सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, एसी डीसी पे डिपेंड नहीं करता। बट यहां ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंडक्टर एसी करंट को अपोज करता है, डीसी को नहीं कर पाएगा ये। अगर मैं यहां डीसी बैटरी लगा दूं तो डीसी करंट तो कांस्टेंट रहता है। की को क्लोज करूंगा तब एक बार चेंज दिखाएगा, उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा था, पढ़ने के लिए लिया था, अभी वो तो माइन्यूट सा टाइम था। अगर यहां बैटरी लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी तो कोई ईएमएफ इंड्यूस, कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा और ये कोई अपोज नहीं करेगा भाई। ये इंडक्टर डीसी को अपोज नहीं करता, ये इंडक्टर डीसी को अपोज नहीं करता। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक इंडक्टर मैंने लगाया है, इसके नीचे लिखवाऊंगा, अभी मैं यहां लिखूंगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात बाद में करूंगा, मैं इंडक्टर के बारे में लगातार लिखूंगा भाई। यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस दो तरह के हैं, जो इंडक्टर ऑफर कर रहा है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो अपोजिशन इस इंडक्टर ने ऑफर करी है एसी को वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और जो कैपेसिटर ऑफर करेगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस में आप लिख लीजिएगा द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द अपोजिशन, या फिर ऐसे लिख लीजिए द एबिलिटी टू अपोज, द ability of an inductor, the ability of an inductor to oppose, the ability of an inductor to oppose AC current is called inductive reactance, is called inductive reactance। तो एसी करंट को अपोज करने की एबिलिटी, एसी करंट को अपोज करने की एबिलिटी कितनी है इंडक्टर के अंदर, वो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। ये सिंपल भाषा में कहूं वो इसका रेजिस्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस
वो रेजिस्टेंस है एक तरह से जो ये इंडक्टर एसी करंट को ऑफर कर रहा है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, डेफिनेशन आपको क्लियर है, बिल्कुल डेफिनेशन में आपको ये बात क्लियर हो गई है। मैंने आपको डेफिनेशन में ये बात क्लियर करी है कि इंडक्टर ने जो अपोजिशन ऑफर करी है एसी करंट को वो कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये उसकी डेफिनेशन है। अगर ये ऑल्टरनेट वोल्टेज है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ये वोल्टेज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL कहा जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से डिनोट किया जाता है कि भाई जैसे रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है ऐसे इसकी अपोजिशन को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और XL से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला है ओमेगा इनटू में L, और फॉर्मूला है ओमेगा इनटू में L। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस एसी करंट की, इस एसी वोल्टेज की, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और L कौन बताएगा भाई, बता तो नहीं पाओगे, ये लाइव क्लास नहीं है। ये इंडक्टर जो था ना, ये सोलिनोइड है ना, इस सोलिनोइड का पिछले चैप्टर में एक सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है मैंने, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहिए, कैपिटल L से डिनोट करता हूं। और लाइव क्लास होती तो बच्चे बता देते इसकी SI यूनिट हेनरी होती है, हेनरी इसकी SI यूनिट होती है। कैपिटल L यहां पर क्या है, कैपिटल L यहां पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, या L यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस है। XL इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को 2 पाई न्यू L लिखा जा सकता है, तो XL बाई 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, इस सोलिनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस भी कांस्टेंट है। तो भाई इसकी अपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इस फैक्ट को बड़े ध्यान से देख लीजिए, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का AC होगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का AC होगा उतना ज्यादा रिएक्टेंस होगा, उतना ज्यादा अपोज करेगा ये, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी करंट उतनी तेजी से चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट जितनी तेजी से चेंज होगा, फ्लक्स उतनी ज्यादा तेजी से चेंज होगी, उतना ज्यादा EMF इंड्यूस करेगा। फैराडे ने बताया है उतना ज्यादा अपोज करेगा, सीधी सीधी बात है भाई यहाँ पर। और भाई अगर XL के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाने के लिए कहे, मैंने देखा एक रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस AC और DC पर डिपेंड नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, मगर इंडक्टर ने जो अपोजिशन ऑफर करी है उसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XL उसका नाम है। XL को ओमेगा L लिखा जा सकता है, फॉर्मूला 2 पाई न्यू L बन सकता है। XL फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेट करंट होगा उतना ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा। ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस केस के अंदर ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और दूसरी बात भाई यहां पर डिवाइड कर दूं मैं फॉर, यहां ऐसे तो मत करिए, ऐसे लिख लीजिए। एसी करंट के लिए तो ये आ गया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा अपोज करेगा। XL फ्रीक्वेंसी पे यहां डिपेंड करता है भाई, XL फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगा। XL का फॉर्मूला 2 पाई न्यू L आया है, और SI यूनिट देख लीजिएगा भाई, SI यूनिट क्या रहेगी, ओम रहेगी भाई SI यूनिट। ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, जो रेजिस्टेंस की यूनिट की ओम, वही इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की यूनिट भाई। SI यूनिट ऑफ XL बता रहा हूं, SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बता रहा हूं, ओम ही इसकी SI यूनिट है। इसमें कैपिटल L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, उसकी SI यूनिट हेनरी हुआ करती है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर सर्किट में आपने AC की बजाय DC लगा दिया है, फॉर DC के लिए तो DC की फ्रीक्वेंसी तो 0 है, मैंने पहले लेक्चर में सबसे पहले लिखवाया कि DC की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी ही DC की 0 होती है तो फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, XL 0 है भाई, XL 0 है। नो अपोजिशन, नो अपोजिशन, तो नो अपोजिशन या नो रेजिस्टेंस कह लीजिए, नो अपोजिशन
टू डीसी करंट। भाई इंडक्टर डीसी करंट को नहीं रोकता, क्योंकि डीसी करंट कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा तो कोई अपोजिशन भी ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टर कैसे अपोज कर रहा है करंट को, क्या कर कर, सेल्फ इंडक्शन कर कर। इंक्रीज होगा तो डिक्रीज करना चाहेगा, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करना चाहेगा, लेंज लॉ ऐसा कहता है। और यही अपोज करने का तरीका है, यही अपोज करने का तरीका है किसका, इंडक्टर का भाई, सोलिनॉइड का भाई। इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी पर, एसी पर, डीसी पर डिपेंड नहीं करता, 5 ओम 10 ओम उसकी कुछ वैल्यू होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो अपोजिशन ऑफर करी है इंडक्टर ने, और उसका फॉर्मूला आया है ओमेगा एल, मैंने बनाया है, सीधा लिखा भी मैंने, कोई डेरिवेशन नहीं है, फिर भी मैं आगे चलकर बता दूंगा आपको। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इसका फॉर्मूला सीधा लिखना है, कोई डेरिवेशन नहीं। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल बन सकता है, क्योंकि ओमेगा 2 पाई न्यू है और एक्सएल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी करंट होगा उतनी ज्यादा एक्सएल होगी, उतना ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा, इसलिए एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और एक्सएल एक तरह की अपोजिशन थी, रेजिस्टेंस वाली ही टर्म है, बस अलग से मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए एसआई यूनिट एक्सएल की ओम ही रहेगी, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट थी। और एक्सएल क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी को कोई अपोजिशन ऑफर नहीं करता, ये डीसी को नहीं रोकेगा भाई, एसी को रोकेगा, क्योंकि एसी चेंज होता है, सेल्फ इंडक्शन करेगा, अपोज करेगा, लेकिन डीसी कांस्टेंट है, कोई अपोजिशन नहीं होगी भाई। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर रहे कि भाई क्या फॉर्मूला था, क्या यूनिट है, कैसा ग्राफ बनेगा और डीसी को क्या इंपैक्ट दिखाएगा ये अपना। और दूसरी बात भाई, दूसरी बात करने वाले थे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, दूसरी बात हम करने वाले थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कैपेसिटर भी अपोज कर सकता है, कैपेसिटर भी अपोज करता है। मैंने ये सारे पढ़े हैं भाई, मैंने आपको रेजिस्टेंस 3rd चैप्टर में पढ़ाया है, मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में 2nd चैप्टर में पढ़ाया है, और मैंने आपको इंडक्टर के बारे में 4थे और 6ठे चैप्टर में पढ़ाया है। इंडक्टर मतलब सोलिनॉइड, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस 6ठे चैप्टर में डिराइव किया है। सोलिनॉइड कैसी होती है, क्या होती है, ये हमने 5वें 4थे चैप्टर में पढ़ा है। तो ये तीनों डिवाइस आप पढ़कर आए हैं और मैं तीनों डिवाइस को एसी सर्किट में लगाऊंगा। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले आपने ये देखा कि अगर एक एसी सोर्स के साथ, जिसे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t लिखा जा सकता है, तो उसे ये लिखा जा सकता है इस तरह से, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t लिखा जा सकता है इस तरह से। तो ये जो सर्किट बनी है, एसी सोर्स मैंने कैपेसिटर के साथ लगा दिया है, एसी सोर्स मैंने एक कैपेसिटर के साथ लगा दिया है। अगर इस एसी के साथ एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा वो करंट को अपोज करेगा, अगर मैं इसके साथ इंडक्टर लगाऊंगा वो करंट को अपोज करेगा, एक कैपेसिटर लगाऊंगा वो भी अपोज करेगा। भाई कितना अपोज करेगा, मतलब कितना एक तरह का रेजिस्टेंस है, उसे रिएक्टेंस नाम दिया अभी मैंने। रेजिस्टेंस वर्ड बार बार यूज में आएगा, बार बार ये कहूंगा कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब एक्सएल, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस मतलब इसका रिएक्टेंस कितना होगा। तो रिएक्टेंस इनके लिए नाम यूज किया जाएगा, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C, और इस अल्टरनेट करंट जो आपने लगाया है ये सोर्स, इसमें ईएमएफ है और इस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, ओमेगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब ये कितना अपोज करेगा, ये कितना अपोज करेगा। इट इज द एबिलिटी, it is the ability to oppose, it is the ability to oppose AC, it is the ability of a capacitor, it is the ability of a capacitor to oppose, it is the ability of a capacitor to oppose AC in a circuit, AC in a circuit। तो भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है कि अल्टरनेट करंट को कैपेसिटर कितना अपोज कर सकता है। और भाई एक्सएल से एक्सी से डिनोट करेंगे। एक्सएल किसके लिए यूज किया मैंने, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए यूज किया, इंडक्टर के रिएक्टेंस के लिए यूज किया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला कहीं से डिराइव कर नहीं लाना है, सीधा याद करना है। इसकी अपोजिशन को एक्सी से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला 1/ओमेगा c है भाई, फॉर्मूला 1/ओमेगा c है। एसआई यूनिट में कोई बदलाव नहीं भाई। रजिस्टर मतलब कोई वायर है सिंपल, कोई रजिस्टर था सिंपल,
वो कुछ जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है वो है रेजिस्टेंस, उसे भी ओम में लिखेंगे। एक इंडक्टर, एक सोलिनॉइड जो अपोजिशन ऑफर कर रही है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, उसकी यूनिट भी ओम रहेगी। एक कैपेसिटर कितना अपोज कर सकता है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, और एसआई यूनिट तो इसकी भी ओम ही रहेगी, एसआई यूनिट इसकी भी ओम ही रहेगी। XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है जिसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस अल्टरनेट सोर्स की, और C इसका कैपेसिटेंस है, इसका रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फिर से सुन लीजिए, रेजिस्टेंस AC पर, DC पर या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता भाई। इंडक्टर का रिएक्टेंस और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इंडक्टर के केस में, और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी है, मतलब XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा को 2 पाई न्यू लिखा जा सकता है, और ऐसा लिखने पर मुझे दिखाई दे रहा है भाई फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। XC तो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम अपोज करेगा, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा अपोज करेगा। इंडक्टर से बिल्कुल उल्टा हो गया है, वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी के, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के AC को ज्यादा रोकेगा कौन, इंडक्टर। कम फ्रीक्वेंसी के AC को कम रोकेगा कौन, इंडक्टर, क्योंकि डायरेक्टली है, और DC को तो रोकेगा ही नहीं वो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। लेकिन इस कैपेसिटर के केस में इनवर्सली आया है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को कम रोकेगा, कम फ्रीक्वेंसी वाले को ये ज्यादा रोकेगा। और DC में क्या कर देगा ये जानेंगे। यहाँ XC लिखा, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी, और भाई इस तरह का ग्राफ बना दीजिए कि भाई ये डिपेंड ही नहीं करता है, ये इनवर्सली है। इस तरह से XC फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को कम ऑफर करेगा। इस तरह का ग्राफ आपको क्लियर रहे। तो ये AC के लिए बात लिख दी मैंने इसकी कि भाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को कम और कम फ्रीक्वेंसी वाले को ज्यादा, और DC के लिए इसकी खास बात लिखना चाहूं तो DC की तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, और भाई डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। DC को तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, DC को तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। अरे भाई DC को तो ये ब्लॉक कर देता है, इट ब्लॉक्स DC को तो ये ब्लॉक कर देता है, इट ब्लॉक्स DC, ये DC को ब्लॉक कर देता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, जब आपने यहाँ पर अगर बैटरी लगाई होगी, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए आप कोई चेंज मत करना। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लगाई है भाई, इस तरह से बैटरी, तो ये DC सोर्स है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आकर यहाँ पर, जब तक कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तब तक सर्किट में करंट फ्लो हुआ था, माइन्यूट सा वो टाइम था। मैंने आपको एक वीडियो में सेकंड चैप्टर में इस तरह का ये कैपेसिटर है, ये इस तरह से बताया था, मैंने सर्किट में लगाया था, और मैंने कहा था लगाने पर ये एक बार स्पार्क करेगा, फुली चार्ज हो जाएगा, आपस में टच करने पर ये स्पार्क करता है। तो बहुत थोड़े से टाइम में, सेकंड्स में, 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये तेजी से इसे चार्ज कर देगा। ये फुली चार्ज हो जाएगा ना कैपेसिटर, फिर सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, जो पोटेंशियल इस बैटरी का है वही पोटेंशियल कैपेसिटर का हो जाता है, फिर चार्ज फ्लो नहीं कर पाता, फिर करंट नहीं फ्लो करता, ब्लॉक कर दिया बस करंट को। तो कैपेसिटर चार्ज हुआ तब तक करंट था बस, उसके बाद करंट का कोई फ्लो नहीं है सर्किट के अंदर, भाई करंट 0 हो गया है। कैपेसिटर जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो सर्किट में करंट 0 हो जाता है, 8वें चैप्टर में बताऊंगा मैं। और लेकिन DC में क्या होगा भाई, DC तो वो है जो डायरेक्शन, सॉरी AC में क्या होगा, AC तो वो होता है जो डायरेक्शन को पलटता रहता है। इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव बन रहा था, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव, ये पूरी तरह से चार्ज भी नहीं हुआ होगा कैपेसिटर, उससे पहले ही इसने पोलैरिटी बदल दी होगी भाई। फिर इधर नेगेटिव करना चाहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, इधर पॉजिटिव करना चाहेगा, उसके बाद फिर पोलैरिटी बदल जाएगी, तो बार बार पोलैरिटी बदलता रहेगा। और इसीलिए सर्किट में कॉन्टिन्यूसली बार बार पोलैरिटी बदल रहा है ना भाई, AC तो पोलैरिटी बार बार बदल रहा है,
इसीलिए सर्किट में करंट बना रहेगा, डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, ब्लॉक नहीं होगा। हाँ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तो एसी करंट को कम ऑफर करेगा और कम फ्रीक्वेंसी वाले को ज्यादा ऑफर करेगा। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है उसको तो ब्लॉक कर देगा भाई, ये इस तरह से उसको तो क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। एक्सएल हो, एक्सी हो या रेजिस्टेंस हो, तीनों की यूनिट्स ओम है। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे, एसी पे, डीसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एसी पर, डीसी पर वो डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज्यादा फ्रीक्वेंसी करने पर ज्यादा ऑफर करेगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, डीसी को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को कम, कम फ्रीक्वेंसी वाले को ज्यादा। और डीसी ये डीसी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, डीसी को आराम से जाने देता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल भी 0 हो गया, फिर ये डीसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ये डीसी को ब्लॉक कर देता है। इतनी बातें आप सभी को क्लियर रहे, तभी अगले लेक्चर के 4 डेरिवेशन, मतलब ये तो देखेंगे अगले लेक्चर में 3 डेरिवेशन होंगे या 4, लेकिन अगले चारों डेरिवेशन इन बातों पर बेस्ड है और ये आपको क्लियर है तो ही अगले डेरिवेशंस क्लियर है। और अगले डेरिवेशन आपको क्लियर है तो चैप्टर का मजा है भाई, क्योंकि पेपर में जरूर कह रहा हूं 101% आएगा अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां से। अगले 4 डेरिवेशंस में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन 101% पेपर में आएगा और ये पक्की गारंटी है। और आप अच्छे से प्रिपेयर करें। आपका आज आपका एमसीक्यू है लेक्चर 1 पर, और लेक्चर 2 के जो न्यूमेरिकल्स कराए आज मैंने, तो ये 3 टॉपिक, ये रजिस्टर्स की बात स्टार्ट करिए, वो नहीं आएगा आज के एमसीक्यू में। तो पिछला लेक्चर, पहले वाला लेक्चर, और जो आज न्यूमेरिकल्स सिखाए हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड आज का एमसीक्यू है। चैप्टर 6 का कल संडे 10 बजे आपका टेस्ट है। लगे रहिए भाई, मैं फिर आपके साथ, फिर कहता हूं मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप लगे रहिए मेहनत में। जो पूछना है पूछिए, बस नंबर चाहिए भाई, और आप नंबर लाएंगे, आप ला सकते हैं। इससे बेहतरीन मौका, इससे अच्छा साल आपके लिए हो भी नहीं सकता जिसमें आपके पास इतना समय है और आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स गाइस।